वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला पूछा गया है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्यों होगा, हमने पढ़ाया था आपको कि एक्सी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/ओमेगा इंटू सी। तो यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सी क्या है कैपेसिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, द रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेट एंड द पीक करंट। दोनों में सबसे पहले आपको एक फार्मूला ये आपको पता होना चाहिए। क्या है फार्मूला? फार्मूला ये है कि आरएमएस करंट, ठीक है, ये आरएमएस करंट ये हमेशा बराबर होता है पीक करंट। पीक करंट हम लिख रहे हैं इसका √2 का। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, आरएमएस करंट इज इक्वल टू पीक करंट डिवाइडेड बाई √2। तो अगर आपको √2 का वैल्यू फिर से पता होना चाहिए, तो सॉरी 1/√2 का पता होना चाहिए वैल्यू, तो इसका वैल्यू होता है 0.707। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अगर हम इसमें इसका वैल्यू पुट करते इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर राइट होगा? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए बार बार रिपीट होने वाला सवाल है ये सब। आरएमएस करंट इज इक्वल टू 0.707 पीक करंट। ओके, नेक्स्ट सवाल, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस आई इन अ सर्किट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। बहुत इजी सवाल है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, यानी एक्सल। याद आ रहा है कुछ? एक्सल का जो वैल्यू है वो हमेशा बराबर होता है ओमेगा इंटू एल के। ठीक है, ओमेगा इंटू एल। एल वाले के लिए क्या होता है ओमेगा इंटू एल, यानी याद रखिएगा। और सी वाले में क्या होता है 1/ओमेगा इंटू सी। ये दो डिफरेंस इसके बीच में। ब्रैकेट में फ्रैक्शन में कौन होगा? तो फ्रैक्शन में होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इनटू में होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल तीसरा ये है ये पूछा गया कि पावर फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो पावर फैक्टर जो है वो हमेशा बराबर होता है किसके? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखने वाला है 1/2 ट्रू एवरेज पावर इंटू ये क्या है एपरेंट एवरेज पावर। ठीक है, ये क्या बोलते हैं वॉल लाइनर सवाल है, सीधा सीधा रटने वाला सवाल। इसको याद रखेंगे पावर फैक्टर बराबर क्या होता है। नेक्स्ट सवाल, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से फिर आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही आंसर होगा? क्या इट कन्वर्ट एसी इंटू डीसी? बिल्कुल नहीं, ये तो इन्वर्टर कहलाता है जो कन्वर्ट करता होगा। इट कन्वर्ट डीसी इंटू एसी, फिर से वही, ये भी नहीं हो सकता। इट इंक्रीज और डिक्रीज डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज ट्रांसफार्मर में होता ही नहीं है। तो क्या होगा लास्ट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अल्टरनेटिव वोल्टेजेस। याद है आपको, इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। इंक्रीज डिक्रीज जैसे स्टेप इन ट्रांसफार्मर और स्टेप आउट ट्रांसफार्मर में दोनों में ये बताया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट। बताया था कि ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ एनी एल आर सर्किट या एल सी आर सर्किट बराबर क्या होता है? तो ये होता है √अंडर। तो एल आर है तो एल का वैल्यू हम क्या आर के वैल्यू के लिए रेजिस्टेंस लेंगे और एल का जो वैल्यू है वो क्या होता है ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर। तो इस हिसाब से कौन सा सही होगा? ये वाला आंसर सही होगा डी। ठीक है, यानी कि डी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, विच क्वांटिटी डिक्रीजेज इन स्टेप डाउन वोल्टेज। स्टेप डाउन याद रखिए, स्टेप डाउन का मतलब डाउन करना है किसको? वोल्टेज को। तो यहाँ पे याद रखिए वोल्टेज क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। उसके बाद फिर से ये सवाल देख लीजिए, यहाँ पे देखिए पावर लॉस जो होता है किसी भी एसी सर्किट में, तो पावर लॉस सीधे की सीधे हम क्या बोलते हैं? जीरो ले लेंगे आंख बंद करके। पावर लॉस क्या होगा किसी भी सर्किट के लिए, अल्टरनेटिव सोर्स के लिए क्या होता है? ज़ीरो होता है। ठीक है, चाहे वो कितना ही वोल्टेज और करंट हो, पावर लॉस जो होगा वो क्या होगा? इसका मतलब है कि कोई पावर लॉस नहीं होता है, सारा का सारा पावर क्या होता है? इस्तेमाल हो जाता है, यूज़ हो जाता है। अगला सवाल लेते हैं, इन इक्वेशन ऑफ
और इलेक्ट्रिक करंट आई की वैल्यू दे रखी है। आई की इस वैल्यू क्या है 0.6 साइन 100 पाई इंटू टी। तो ये वाला जो वैल्यू है वो क्या है, ये है ओमेगा इंटू टी का वैल्यू। ओमेगा इंटू टी यहाँ कितना है, यहाँ पे है 100। ठीक है, इस हिसाब से टी जब हट गया तो सिर्फ ओमेगा कितना बचा 100 पाई। तो इस हिसाब से आंसर नंबर सी हमारा सही है। अगला सवाल लेते हैं, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। बहुत ही ईजी सवाल। रिएक्टेंस एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, चाहे वो रिएक्टेंस किसी भी तरह का इंडक्टिव हो, कैपेसिटी हो या रेजिस्टर हो, सब क्या है एक तरह का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट हमको पता है क्या होता है, ओम। इसका मतलब आंसर नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, फिर से ये सवाल रिपीट का, इस बार रूट में हम क्या बोलें, आरएमएस करंट में और पीक करंट में क्या रिलेशन होता है। तो आरएमएस करंट इज इक्वल टू पीक करंट डिवाइड बाय रूट करंट। तो इस हिसाब से आपका कौन सा सही होगा, आंसर नंबर ए सही होना चाहिए। ठीक है, ए इज करंट, रिलेशन बिटवीन पीक करंट एंड रूट मीन स्क्वायर करंट, ये भी होगा, वो इस हिसाब से सही होगा। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। द यूनिट ऑफ, फिर से रिएक्टेंस पूछा है, तो ये भी क्या होगा, रिएक्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो या रेजिस्टेंस हो, सब का यूनिट होता है ओम। आंसर नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इफ़ N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ स्टेप ऑफ ट्रांसफर। याद रखेंगे, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या करना है, लो वोल्टेज से हाई करना है। तो लो वोल्टेज से हाई करने के लिए हम क्या करना होगा, तो लो वोल्टेज यानी नंबर ऑफ टर्न जो होता है वो कम होगा, हाई वोल्टेज यानी नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा। तो स्टेप अप में जो टर्न होगा वो प्राइमरी में कम होगा, सेकेंडरी में ज़्यादा होता है। इस हिसाब से क्या होगा, प्राइमरी में कम, सेकेंडरी में ज़्यादा, तो कौन सा सही होगा, आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, एलआर सर्किट का पावर फैक्टर फिर से पूछा गया, तो फिर से वही सवाल इजी वाला। तो एलआर सर्किट के लिए जो पावर होगा वो क्या होगा, आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, इम्पीडेंस फिर से है, अभी गुजरा है ये, इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट इज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, आंसर नंबर डी। फिर से द रेशियो ऑफ द पीक वैल्यू एंड द आरएमएस वैल्यू, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी करंट, वही रेशियो है 1/2 का रेशियो होता है पीक और आरएमएस में। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, इफ़ द फाइज द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट करंट एंड ईएमएफ देन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, सीधे हम लोग क्या ठीक करना है, tan थीटा। वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर क्या होता है, tan IZ के बराबर होता है। तो tan थीटा, tan फाई जो होगा वो इसका वैल्यू होगा, जो इम्पीडेंस का डायरेक्शन शो करता है ना। याद आ रहा है, पढ़ाया जा चुका है आप लोग को। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। देखो बार बार रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब इसका संभावना आने का बहुत ही ज़्यादा बन जाता है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 15 में, फिर से 18 में, 19 में, तो ये याद रखें, रिएक्टेंस जहाँ होगा तो हम क्या टिक करना है हमको, ओम। इसका यूनिट क्या होता है, ओम। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है, वर्चुअल वोल्टेज आपको निकालना है। जब हमको पीक वोल्टेज ऑफ एसी करंट दिया गया है, इजी वाला सवाल है, पीक वोल्टेज और कौन सा वोल्टेज, वर्चुअल वोल्टेज बोलते हैं रूट स्क्वायर मेन वोल्टेज। ठीक है, एवरेज करंट वोल्टेज जो बोलते हैं, तो उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो हमको पता है पहले से कि क्या, कि इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, 440 वोल्ट जो करंट दिया है उसको बस रूट में डालेंगे तो क्या होगा। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए, आ जाएगा आंसर बाई 2 इंटू 2, ये रूट से रूट क्या होगा कैंसिल, तो 2 से अगर इसको डिवाइड करें 2 2 0 रूट 2, इस हिसाब से कौन आंसर होगा, आंसर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है आपका कि एसी सोर्स में an AC source of angular frequency omega is connected in series, the peak voltage। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया गया, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L इंटू सी। पीक वोल्टेज विल बी मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम पीक वोल्टेज कब होता है, जब हमारा ओमेगा का वैल्यू क्या है 1/√L इंटू सी के बाद। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये डायमेंशन पूछ रहा है आप लोगों से,
कि L/R और R/C का डायमेंशन क्या होता है। तो इस हिसाब से आप कमेंट में करके बताएं इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद आंसर बताएं। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।